नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। पहले चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है, रैलियों का रथ रुक चुका है, लुभावने वादों का शोर शांत हो गया है, लेकिन 10 फरवरी को होने वाले मतदान की तैयारी तेज हो चुकी है। सभी दलों की प्रचार प्रसार के बाद अब बस निगाहें हैं 10 फरवरी को होने वाले मतदान पर। पहले चरण के 11 जिलों की 58 सीटों पर होने वाले मतदान को लेकर सभी दलों ने पूरे दमखम से ताकत झोंक दी है और किसी ने गठबंधन की बैसाखी का सहारा लिया तो किसी ने अपने वादों और दावों का दम दिखाया। इस बीच जुबानी हमले भी हमने देखे, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। तो प्रचार में किसी को जिन्ना की याद आई तो किसी को पाकिस्तान की। राजनीति के सूरमाओं ने अपने अपने तरीके से जनता को रिझाने की पूरी कोशिश की। वोटर्स को कौन कितना समझाने में रिझाने में सफल होगा, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ में मौजूद है। राघवेंद्र सिंह है, प्रवक्ता बीजेपी से, बहुत स्वागत है आपका। कपिल श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। कपिल जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही अभिमन्यु त्यागी है, कांग्रेस से प्रवक्ता है। संजीव कौशिक है, राजनीतिक विश्लेषक है। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहले जो शुरुआत करूंगी वो मैं संजीव कौशिक जी के साथ में करूंगी कि संजीव जी, अब चुनाव प्रचार थम चुका है, अब बस कुछ घंटे ही शेष हैं जब उसके बाद में फिर पहले चरण का मतदान होगा। आपका विश्लेषण क्या कुछ कहता है? देखिए, सारी पार्टियों ने जितनी ताकत लगानी थी उन लोगों ने अपनी ताकत लगा ली। अब मुझे लगता है कि चुनाव प्रचार थमने के बाद में अब वोटरों के हाथ में अब सब कुछ है। वो किस तरह की रणनीति को ध्यान में रखते हैं और किस तरह की बातों को ध्यान में रखते हुए वो वोटिंग करते हैं, ये अब उनके ऊपर है। लेकिन एक बात तो तय है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार पिछले कुछ दिनों से, लगातार या महीनों से पहले हम लोग चर्चा करते चले आ रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के गले में अटकी हुई दिखाई दे रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ये शुरुआत बहुत बेहतर नतीजे दिखाई नहीं दे रहे हैं जो अनुमान लगाया जा रहा है। उसी के नतीजे है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी कोशिश की किसी तरह से समीकरण बेहतर हो। हम जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास करके ये जाट लैंड या किसानों के आंदोलन से उपजे हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफी दुखी हैं, उनके साथ बेहतर व्यवस्था। हालांकि आज के मैनिफेस्टो में हमने देखा कि उनको एक तरह से लुभाने का भी प्रयास किया गया, उनको अपने पाले में लाने का प्रयास किया गया, लेकिन किसान क्या संतुष्ट होते हैं उनकी बातों से? क्या वो यकीन कर पाते हैं? क्योंकि आंदोलन में उनके वो सारी चीजें उनको याद है और वो लगातार इस चीज से दुखी है। और हमने देखा है कि यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सत्ता पक्ष के मंत्री हों या विधायक हो जिनके साथ बदसलूकियां हुई, जिस तरह से उनको गांव की भाषा में खदेड़ा खदेड़ी जिसको कहते हैं, उस तरह की नौबतें आई। लेकिन सबों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी चुनाव बड़े शिद्दत से लड़ती है और बड़े रणनीति के साथ लड़ती है। क्या भारतीय जनता पार्टी, जो हम लोगों का आकलन है या जो लोग बैठ के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो तकरीबन 16 जिलों में 136 सीटों पर से 109 सीटों पे जो काबिज थी पिछली बार, भारतीय जनता पार्टी ये इतिहास दोहराएगी? मुझे नहीं लगता और जितने जानकार हैं उनको भी नहीं लगता। अब सीटें कम होती हुई दिखाई दे रही है और इसी का नतीजा है कि विपक्ष का मनोबल बिल्कुल हाई है और हाई पिच पर विपक्षी पार्टियां भी खेल रही हैं। समाजवादी पार्टी की खास करके यदि बात कर ले तो समाजवादी पार्टी का मनोबल बहुत ज्यादा ऊंचा है, जिसका नतीजा है कि एक तरफ से जब गर्मी की बात हो रही है तो वहां उधर से भर्ती की बात हो रही है, तो शब्दों का चयन भी विपक्षी पार्टियां चुन चुन के कर रही है। और देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी कितना इसको कंट्रोल कर पाती है अपने डैमेज को। जी ठीक है, राघवेंद्र जी, आपके पास में आऊंगी कि तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये दावा कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी के सामने चुनौतियां बड़ी हैं, क्योंकि अगर यूपी का इतिहास उठाकर देखा जाए तो ये बहुत कम देखा गया है और पिछले कई सालों में तो ऐसा हुआ भी नहीं है कि एक ही पार्टी की दोबारा से सरकार बनी हो और उसके बावजूद भी जो नाराजगी है वो भी कई दलों में अभी बरकरार है। तो ऐसे में कितनी उम्मीद बीजेपी को है कि आने वाले दिनों में, और 2022 का इलेक्शन बीजेपी जीतने वाली है, फिर से बीजेपी की सरकार बनने वाली है, तो बीजेपी पार्टी में कितनी उम्मीदें हैं? जनता पार्टी पूरी ईमानदारी और पूरी क्षमता से चुनाव लड़ रही है। अगर हम खाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, 109 सीटों में से 136 सीटों में से हमें लगभग 120 सीटों के आसपास मिलने की संभावना है। हम लोग ये बात ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, हम लोगों ने समाज में जा जाके घर घर में घुस घुस के काम किया हुआ है। याद करिए, भारतीय जनता पार्टी की जब पहले दिन सरकार बनी थी, हम लोगों ने किसानों का 36,000 करोड़ का ऋण माफ किया था, उसमें बड़ी भागीदारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की थी। इसी प्रकार से हम लोगों ने गन्ना किसानों का
1.5 लाख करोड़ के लगभग आसपास हम लोगों ने भुगतान किया। स्वाभाविक रूप से गन्ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही पैदा होता है। समाजवादी पार्टी इस विषय को बहुत दमखम से उठा रही है, लेकिन 2012 से लेकर 2017 तक इन्होंने मात्र 85,000 करोड़ गन्ना किसानों का भुगतान किया था। इसी प्रकार से हम लोगों ने किसान सम्मान निधि देने का काम किया। इसी प्रकार से हम लोग जो है 45 लाख से अधिक गरीबों को आवास उपलब्ध कराए हैं। इसमें बड़ी भागीदारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की है। घरों को मुफ्त बिजली पहुंचाई है, लोगों को मुफ्त 5 लाख तक का बीमा दिया है, शौचालय दिए हैं और लंबा हम लोगों ने विकास का काम किया है। वो बहुत लंबी लकीर खींच दी है। कमल का कमाल अभी आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि हम लोग घर घर पे घुसे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हर घर में ऐसी कोई किसी को कुछ मिला है, किसी को बीमा मिला है, किसी को शौचालय मिला है, किसी को मकान मिला है, किसी को टैक्स सेंटर मिला है। हम लोगों ने ऐसा कोई परिवार नहीं है गरीब, वंचित, शोषित या दबे कुचले पिछड़े वर्ग के, हमने जिनको कोई ना कोई सरकारी लाभ नहीं पहुंचाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शब्दों को साकार करते हुए अंत्योदय विषय को। लेकिन राघवेंद्र जी, पिछले दिनों हमने कई सारी ऐसी तस्वीरें देखी जब बीजेपी के प्रत्याशी वोट मांगने के लिए क्षेत्र में जाते थे और वहां पर जनता विरोध करती थी। कई जगह तो ये भी तस्वीरें निकलकर सामने आई कि प्रत्याशियों की पिटाई भी की गई है। देखिए, टीवी पर बैठ के दावे करना आसान होता है, लेकिन जरा जमीनी हकीकत क्या है उसको भी समझिए। देखिए, ये सब राजनीतिक कलाबाजी होती है। इसमें जो है किसान या कोई प्रदेश का कोई आम जन उसमें भागीदारी नहीं होती है। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता इस प्रकार की घटनाएं करते हैं और मत्थे किसानों पे मर दिया जाता है। साबित कैसे कीजिएगा, साबित कैसे कीजिएगा कि किसी पार्टी के कार्यकर्ता थे वो? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई है वो वहां के रहवासी थे। आप ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते राघवेंद्र जी कि वो विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता थे। नहीं, हम पल्ला झाड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में लगभग 50-52% पिछली बार उत्तर प्रदेश में वोट मिला था। लेकिन आज भी कई वर्ग ऐसे हैं ना, आप सत्ता पक्ष में हैं, देखिए अभी भी कई वर्ग ऐसे हैं जहां पर नाराजगी बरकरार है। पिछले दिनों ही बेरोजगारी और महंगाई को लेकर तमाम खूब प्रदर्शन देखे हमने भी। अब वो भी कह दीजिए कि वो विपक्षी पार्टियों ने प्रदर्शन करवाए थे। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के कामों से पूरी ईमानदारी से 100% संतुष्ट है। उत्तर प्रदेश की दंगा ने खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर दंगा अभी भूली नहीं है, जिसमें लगभग 70 लोगों की हत्या हो गई थी और हजारों लोगों को पलायन हुआ था। तो किसानों की शहादत भी तो जनता नहीं भूली है ना, किसानों की शहादत भी तो जनता नहीं भूली है। कितने किसानों की मौत हो गई। पहले तो आप लोग उन्हें किसान कहने से ही इनकार कर देते थे, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को स्वीकार किया। वो भी शहादत कहाँ भूली है जनता, और उसी की तो नाराजगी पश्चिम यूपी में है। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के अगर पूरा बयान को आप ईमानदारी तो ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें आपको कोई शक या शुरुआ की गुंजाइश नहीं नजर आएगी। उन्होंने कहा था कि हम अपनी बात को जनता तक पहुंचा नहीं पाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता को ये कहा या देश की जनता के लिए कहा था कि 2022 तक हम गरीबों की, किसानों की आय दोगुनी करेंगे। तो हम लोगों ने उसमें ईमानदारी से। तो राघवेंद्र जी, आपको लगता है क्या किसानों की आय दुगनी हुई है इस मौजूदा स्थिति में? इसको लेकर मैं आगे आपसे सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले कपिल जी आपका रुख करूंगी। देखिए, अगर हम उम्मीदों की बात अभी कर रहे हैं कि तमाम राजनीतिक पार्टियों को कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि अब प्रचार थम चुका है। समाजवादी पार्टी की हमने सभाओं में देखा कि बड़ी जन सैलाब उमड़ा, बड़ी संख्या में भीड़ भी वहां पर जुटी। उसके बाद में तमाम विकास के दावों को लेकर भी अब अखिलेश यादव बात करते हुए नजर आ रहे हैं। आज वचन पत्र भी समाजवादी पार्टी का जारी हो चुका है। तो अब समाजवादी पार्टी को कितनी उम्मीदें हैं? समाजवादी पार्टी पश्चिम से लेकर के मध्यांचल से लेकर के बुंदेलखंड, अवध प्रांत अपना और ये पूर्वांचल, ये सब पर भारी जीत दर्ज करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार थी वो पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। योगी जी के प्रशासन चलाने का जो अनुभव रहा है और जो कटु अनुभव हमारे प्रदेश के लोगों ने महसूस किया है, विशेष करके हमारे विद्यार्थियों ने, विशेष करके उन लोगों ने जिनको रोजगार मिला और उसके बाद उनके साथ
जो लाठी डंडे बरसाए गए, कहीं ना कहीं नियुक्तियां फंसा दी गई, या हमारे किसान जो 756 किसान शहीद करा दिए गए, इन सारे लोगों ने अंग्रेजों के काल का ज्ञान बोध किया है इस योगी शासन में और मोदी शासन में। तो निश्चित रूप से हम ये आपको कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पे इन्होंने विनाश परोसा है। कोई इनकी एक योजना ऐसी नहीं है जिसको ये कह सकें कि वो इनका अपना सपना था जिसको ये पूरा कर रहा किए हों। शिलान्यास का शिलान्यास इन्होंने किया, शिलान्यास का उद्घाटन किया है, तो इनकी अपनी कोई योजना नहीं थी जिसको इन्होंने पूरा किया हो। और जिस तरीके से कोविड काल के अंदर पैदल पैदल जनता चली है और जिस तरीके से काल के गाल में लोग समाये हैं, जिस तरीके से इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इनको कसीदे इनके पढ़े कि राम भरोसे इनकी चिकित्सा व्यवस्था है और जीनोसाइड करा रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, वो आपके सामने है। अभी हालिया में नीति आयोग ने भी उसी बात पर मोहर लगाई जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया था कि पूरे देश के अंदर स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था में खस्ता हाल उत्तर प्रदेश है, सबसे नीचे आया है। और आप ये देख लीजिए कि भुखमरी के स्टेज पे भी अब भारत जो है वो 116वें नंबर से 100वें नंबर पे आ गया है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि भुखमरी बड़ी। एनसीआरबी के आंकड़े हैं, किसानों ने पहले से कहीं ज्यादा आत्महत्याएं की हैं, शिक्षित बेरोजगारों ने तो किसानों से भी ज्यादा आत्महत्याएं की हैं। और जब वो रोजगार मांगने के लिए सड़क पर निकला तो उसको डंडे बजाए गए, उसके सर खोले गए, उसके हाथ तोड़े गए। और जिस तरीके का बर्बरतापूर्व व्यवहार योगी जी की पुलिस ने किया है और वो अत्याचार अंग्रेजों की याद दिलाई। अभी आपने प्रयागराज में देखा कि बच्चों के हॉस्टल में घुस करके पुलिस वालों ने खींच करके मारा है और तमाम मुकदमे दर्ज किए। तो इस सरकार की एक ही विकास की चीज रही, लोगों को मारना पीटना, लोगों का हाथ तोड़ना, लोगों का सर खोलना और उन पर मुकदमे लादना। इसमें ये सरकार अव्वल नंबर पे आई है। लेकिन इसके अलावा जो विकास के कार्य होते हैं उसमें ये पूरा खस्ता हाल 5 साल रहा है उत्तर प्रदेश का और डेवलपमेंट शून्य रहा। ठीक है, लेकिन कपिल जी अगर इससे पहले विकास किया था समाजवादी पार्टी ने तो जनता ने क्यों नकारा? देखिए कि बड़ा सवाल है, कुछ तो खामियां रही होंगी, उस खामियों को कैसे दूर कर रही है पार्टी? अमनदीप, 2 चीजें होती हैं। इतिहास से सबक लिया जाता है और दूसरी चीज ये है कि इतिहास में इस बात को भी झांका जाता है कि पहले जब हमारी सरकार चली तो उससे पहले 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश से दूर रखा था। तब ये वो समय ये कहते थे कि डबल इंजन की सरकार होगी, चतुर्मुखी विकास होगा। तो जनता को इन्होंने बेहतर सपने बेच लिए और हम समझते हैं कि कोरे सपने बेचे, क्योंकि इनका संकल्प पत्र जो है वो आज भी बाट जो हो रहा है, एक नया संकल्प पत्र लेकर के आ गए। अभी 1 से लेकर 212 नंबर तक के वादे जुमले निकले, अब एक नया जुमला पत्र ये लेकर के आए हैं जिस पर ये खड़े होने का दावा करते हैं। कौन इन पर विश्वास करेगा? और डबल इंजन की सरकार का जो इन्होंने दिखाया था हमारे दुरूह स्वप्न हमारे उत्तर प्रदेश वासियों को कि अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो हम सौतेला व्यवहार नहीं करेंगे जैसा हम पहले करते थे। तो ये धमका करके एक तरीके से सरकार लेकर के आए थे और जो इन्होंने सपने बेचे वो कोरे साबित हुए हैं। और जिसके वजह से हमारी काम बोलता है, हमारी जो सरकार थी, हमने जो काम किए वो जनता उससे भी बेहतर और उससे भी बेहतर की सोच में इनको लेकर के आई थी। तो कपिल जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जनता ने मौका दिया था विकास का, लेकिन उस मौके पर और उस उम्मीदों पर भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरी है, जिसके चलते एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर जनता भरोसा जताएगी। ठीक है, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिमन्यु जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अभिमन्यु जी, दोनों पार्टियों का पक्ष आपने सुना और अगर कांग्रेस की मैं बात करूं तो देखिए शुरुआती दौर से लेकर अभी तक सिर्फ कांग्रेस विकास के मुद्दों पर ही बात करती आई है। बाकी अगर पार्टियों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ट्रैक से भटकते हुए हमने मुख्यमंत्री को भी देखा और समाजवादी पार्टी के मुखिया को भी देखा कि विकास के मुद्दों से भटकी, लेकिन कांग्रेस शुरुआती दौर से लेकर अभी तक सिर्फ विकास के मुद्दों पर बात कर रही है। कितनी उम्मीदें हैं कांग्रेस को? के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, महिला सुरक्षा के नाम पर चुनाव लड़ रही है, किसानों के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर, रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। हम एक बात कहना चाह रहे हैं, मैं खुद किसान परिवार से हूँ, मेरे घर में भी किसान यूनियन में है मेरे परिवार के सदस्य। 1 साल किसान गाजीपुर बॉर्डर पे रहे, सिंधु बॉर्डर पर रहे। इन लोगों ने उनके खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश करी
कभी उन्हें गद्दार कहने की कोशिश करी, कभी इन्होंने कहा वो गाड़ियों से आते हैं, कभी कहा किसान जीन्स पहनते हैं, कभी कहा पिज्जा खा रहे हैं, कभी कहा उनको कि इन पे पैसा कहां से आ रहा है, कभी कहा इनको खालिस्तानी, कभी राष्ट्र विरोधी। एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करी जिससे कि आम जन के बीच में इनके प्रति नफरत फैले। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी तानाशाह के खिलाफ किसानों ने जो झंडा बुलंद करा, इस सरकार को किसानों के सामने घुटने टेकने पड़े। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। फर्स्ट फेज में 11 जिलों में चुनाव होने जा रहा है। 58 विधानसभाएं हैं। 11 के 11 जिलों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध हुआ है। कई जगह तो हाथापाई की नौबत भी आई है इनके प्रत्याशियों के साथ। मैं मेरठ की बात करता हूँ। मैं इस समय मेरठ में हूँ। यहाँ 7 विधानसभाएं, खुद आरएसएस की रिपोर्ट में उनकी महज 2 सीटों से 4 सीटें आ रही हैं, जबकि यहाँ 7 सीटें हैं। ये खुद हारते हुए जा रहे हैं। इन्होंने नौजवानों के कैरियर खत्म करने का काम किया है। 3 साल से देखिए फौज भर्ती नहीं हुई है, आर्मी की भर्ती नहीं हुई है। हमारे हर गांव में फौज में एक ना एक लड़का हर बार भर्ती होता है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन इन्होंने भर्ती नहीं खोली। इसी तरह कोरोना काल में जिसकी उम्र 19 साल थी, आज उसकी उम्र 23 साल है। जिसकी उम्र 20 साल थी, आज 24 साल है। वो उनकी उम्र भर्ती की भी निकल गई। इन्होंने उनके बारे में कुछ नहीं सोचा। इसके अलावा इन्होंने वादा किया था कि 14 दिन में गन्ने का बकाया देंगे। इन्होंने गन्ने का बकाया नहीं दिया। इन्होंने वादा किया था कि 100 यूनिट तक 3 रुपए के हिसाब से बिल लेंगे। इन्होंने 7.5 रुपए यूनिट के हिसाब से लूटा। इन्होंने 50 किलो के जो यूरिया का कट्टा है उसमें से 5 किलो यूरिया चोरी कर लिया। साथ ही आवारा गौवंश से किसान परेशान रहा है 5 साल। बहुत किसान चारों ओर से परेशान रहा है। मध्य वर्ग परेशान रहा है, महिलाएं परेशान रही, अल्पसंख्यक परेशान रहा, पिछड़ा और दलित परेशान रहा। एनसीआरबी का आंकड़ा है कि महिलाओं के खिलाफ 60,000 मामले हैं, देश में नंबर 1 उत्तर प्रदेश है। दलितों के खिलाफ 11,900 मामले हैं, देश में नंबर 1 उत्तर प्रदेश है। इसी तरह एडीआर का आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराधी विधायक अगर किसी के हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। इसी तरह से एक आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश में 100 में से 68 नौजवानों के पास रोजगार नहीं है। और दूसरी तरफ ये महंगाई बढ़ा रहे हैं, रोजगार घट रहा है। 1 रुपए की माचिस आज 3 रुपए की है। 100 रुपए का सरसों का तेल 200 रुपए का है। 40 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए का है। 400 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए का है। यानी कि महंगाई बढ़ रही है, रोजगार घट रहे हैं। इसीलिए मजबूरीवश इनको हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, खालिस्तान, कब्रिस्तान, इन मुद्दों पर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। ये कहराने के मुद्दे पे इसलिए वापस आना पड़ा इन लोगों को क्योंकि इन लोगों ने विकास किया नहीं है। इन्होंने सिर्फ नफरत बढ़ाने का काम करा है। जनता जाति और धर्म के विरोध में अब की बार वोट करने जा रही है। ठीक है। तो कांग्रेस की तरफ से लगातार विकास के मुद्दों को उठाया जा रहा है, लेकिन ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जनता अब कितना भरोसा जताती है। संजीव जी, अगर 2017 की हम बात कर ले तो उस वक्त हमने मोदी लहर देखी और उसका कहीं ना कहीं फायदा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ भी देखा गया। इस बार उस मोदी लहर को आप कितना प्रभावशाली देख रहे हैं और साथ ही जो मुद्दे लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से भुनाए जा रहे हैं उसका असर कितना होगा? क्या उसके असर को मोदी लहर इस बार कम कर पाएगी? कितने ज्यादा प्रभावशाली देखे जा रहे हैं? क्योंकि अब लगातार आगे फेज के भी जब चुनाव होंगे तो उस दौरान भी तमाम जो कार्यक्रम है वो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए जाएंगे, जनता को संबोधित भी कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने देखा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने कारगर साबित हो सकते हैं? देखिए मनदीप, लहरों के आधार पर जो ग्राफ ऊपर जाता है उतनी ही तेजी से नीचे भी आता है। पिछले 8 सालों तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 5 सालों तक जो वादे किए गए, दोनों इलेक्शन की बात मैं करूं, चाहे 14 की बात हो, 19 की बात हो या 17 की बात हो, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी एक स्ट्रेटजी बना के पूर्ववर्ती सरकारों के खिलाफ एक बड़ा सा पुलिंदा लेकर के लोगों के बीच में एक कैंपेन चालू किया कि ये भ्रष्ट लोग हैं, ये नाकामयाब लोग हैं, इन्होंने महंगाई बढ़ाई है, इन्होंने काले धन इकट्ठे किए हैं, इन लोगों से सरकारें नहीं चलती, हम आएंगे सब कुछ बेहतर करेंगे।
जाहिर सी बात है कि लोगों ने कहा कि ठीक है साहब, जब आप इतना वादा कर रहे हैं, इतना दावा कर रहे हैं, तो चलते हैं, आपको देते हैं। और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को केंद्र और राज्य दोनों में स्थापित किया लोगों ने। लेकिन आपने जो वादे किए थे, अब वादों को तौलने का मौका तो है जनता के पास। जनता वो सवाल पूछ रही है कि आपने कहा कि 6 शहरों को हेलीकॉप्टर से जोड़ देंगे, उसके बारे में बता दीजिए। जनता पूछ रही है युवाओं को लैपटॉप और 1 GB डेटा देने की बात आप कर रहे थे, उसके बारे में बात कीजिए। आप दूध क्रांति के लिए, सफेद क्रांति की बात कर रहे थे, दूध के लिए बात कर रहे थे, उसके बारे में बताइए। गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए 500 करोड़ रुपए का एक कोष स्थापना करने की बात कर रहे थे, उसके बारे में बात कीजिए। रोजगार देने की बात आप कर रहे थे, शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात, वो तमाम चीजें, और लॉ एंड ऑर्डर की बात। बार बार लॉ एंड ऑर्डर पर भारतीय जनता पार्टी अपना पीठ थपथपाती है। क्या यह सही नहीं है कि पुलिस के मुखबिरी से दर्जनों पुलिस वाले उत्तर प्रदेश में ही मारे गए और योगी जी के शासन में ही मारे गए? नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि स्वास्थ्य महकमा सबसे नीचे है। खास करके योगी जी की गृह जनपद की बात हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एक व्यवसायी के साथ एक होटल में क्या सलूक किया गया, एक दलित लड़की के साथ क्या सलूक किया गया। और खास करके तब जब सत्ता में आपके साथ सहयोगी रहे मंत्री के पद पर बैठे लोग आपको छोड़ के वापस जा रहे हैं, किसी दूसरे पार्टी में जा रहे हैं, बहुत बड़ा व्यापक इसका मैसेज आता है। यदि आप उन्हें ये कह रहे हैं कि यदि उन्हें ये कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो सत्ता के चाह में हमेशा रहते हैं या अवसरवादी हैं, तो जाहिर सी बात है तब भी क्या उन्हें एहसास है कि दोबारा आप वापस नहीं आ रहे हैं, तभी वो किसी और पार्टी में जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जितने तेजी से ऊपर अपने आप को पहुंचाया था, उतनी ही तेजी से, चूंकि वादे बहुत बड़े बड़े आपने किए थे, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरी है, पूरे देश में ये कहना चाह रहे हैं आप। ठीक है, आगे भी संजीव जी आपका रुख करूंगी, लेकिन राघवेंद्र जी पहले चरण में जो इलेक्शन होने हैं वो 11 जिलों की 58 सीटों पर होने हैं। ये बताइए कि उन 58 सीटों में से कितनी सीटें जीतने की उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी को? और विकास को लेकर आप दावे तो कर रहे हैं, लेकिन जो मुद्दे विपक्षी पार्टियां द्वारा उठाए जा रहे हैं, जनता द्वारा जो आक्रोश देखा जा रहा है, उन पर भी थोड़ा सा विचार कीजिएगा, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा कि इस बार पहले चरण में कितनी सीटें बीजेपी अपने खाते में देखती है। सीटें बता रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो निश्चित रूप से हम लोग उसमें से 50 सीटें जीतने का काम करेंगे। देखिए, मैं आंकड़े, सरकारी आंकड़े भी बताना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी तो गाल बजाने के अलावा कुछ नहीं करती है। अगर 2012 के अपने घोषणा पत्र पर नजर डाल लें तो इनको चैनलों में बैठना मुश्किल हो जाएगा। इन्होंने एक विषय लेके आए थे, बेरोजगारी भत्ता। उत्तर प्रदेश की जनता को बड़े खूबसूरती से बेवकूफ बनाया था। राघवेंद्र जी, समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में कितनी घोषणाएं पूरी हुई हैं, इसे लेकर मैं सवाल कर लूंगी कपिश जी से, लेकिन आप ये बताइए कि जो 2017 में बीजेपी ने घोषणा की थी, जो वादे किए थे, वो कितने पूरे हुए हैं? क्या आपको लगता है कि किसानों की आय दोगुनी हुई है? मैडम बताइए, ये मैं बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए तुलना तो करनी पड़ेगी। अगर हम तुलना नहीं करेंगे तो आपको हमने सही पिक्चर नहीं आएगी। जब समाजवादी पार्टी की 2000 से 12 लेकर के 2017 तक सरकार रही, तो इन्होंने मात्र सरकारी नौकरी दी थी 1,99,000। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में, जिसमें लगभग 1.5 वर्ष कोरोना काल में हमारा खराब हो गया, हमने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। उसके बाद मैं एक बात करना चाहता हूँ सरकारी मेडिकल कॉलेज को। उत्तर प्रदेश में 1947 से लेकर 2017 तक मात्र सरकारी मेडिकल कॉलेज। राघवेंद्र जी, जो सरकारी नौकरियों की आप बात कर रहे हैं, रोजगार देने की बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगी जरा रिपोर्ट भी आप बताइए कि किस आधार पर आप ये दावे कर रहे हैं कि इतनी नौकरियां उत्तर प्रदेश सरकार ने दी हैं। ये तो देखिए, सरकारी नौकरी के लिए तो सरकारी आंकड़े। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में जब सरकार, ये आप ही की पार्टी के आंकड़े हैं, ये आप ही की पार्टी के आंकड़े हैं? उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़े हैं ये। अच्छा। ये सरकारी नौकरी कोई गलत नहीं हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के घर में बनाए हुए मैडम ये आंकड़े नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हम लोगों ने नौकरी दी थी, इसमें 1.5 लाख नौकरी पुलिस विभाग में भर्ती हुई थी। अब मैं बात करना चाहता हूँ बेरोजगारी दर पे। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी 2017 में, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 17.5% थी। ये आंकड़े हैं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की। और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर मात्र 4.5% है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, विपरीत परिस्थितियां मैं इसलिए कर रहा हूँ, 1.5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के या उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे कोरोना काल में खराब हो गया। इतना बड़ा बदलाव आया है। हम लोगों ने इधर कोरोना काल से भी लड़े, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर भी कम हुई है। हम लोगों ने ओडीओपी के माध्यम से 5,000 करोड़ का ऋण दिया, जिसे 25 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिले थे। 3.5 लाख लोगों को हम लोगों ने संविदा में नौकरी दी। एमएसएमई सेक्टर में लगभग 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम लोगों ने करोड़ों रोजगार सृजित किए।
भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से काम करने वाली पार्टी है। अगर मैं देखिए अभी मैं गिराना चाहूँ तो एक सैकड़ा ऐसी योजनाएं हैं जिसमें राघवेंद्र जी CMI की रिपोर्ट के मुताबिक पहले जो 2017 में बेरोजगारी दर थी यूपी में वो 2.4% थी, जिसके बाद में 2021 में ये बढ़कर 4.8% हो चुकी है। प्लीज ये गलत आंकड़े आप स्क्रीन पर मत रखिए, प्लीज। इस तरह के ना गलत जानकारी आप जनता तक पहुंचा के भ्रमित करने की कोशिश प्लीज मत कीजिए। अगर आप आंकड़े पेश कर रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि वो आंकड़े सही हो, गलत आंकड़े प्लीज पेश मत कीजिएगा। अब आप मैडम सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी 2017 आप ध्यान दीजिएगा 17.5% उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर। राघवेंद्र जी प्लीज गलत आंकड़े इस तरह से पेश करके जनता को भ्रमित करने की कोशिश मत कीजिए। अगर हम लोग यहाँ पर डिबेट लेने बैठते हैं तो पढ़ लिख कर बैठते हैं, प्लीज इस तरह की गलत जानकारी आप साझा मत कीजिए। कपिल जी आपका रुख करूंगी कि 2022 के जो इलेक्शन है पहले के मुकाबले काफी ज्यादा अलग, अगर इसे कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जो चुनाव आयोग की तरफ से तमाम जो बंदिशें हैं वो भी हमने देखी, चुनाव प्रचार पर रोक भी हमने देखा, और साथ ही जो चुनावी समीकरण है और मुद्दे हैं वो भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा अलग है। चुनाव प्रचार को लेकर मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या कोई ऐसा आप लोगों को मलाल है? क्योंकि अब देखिए चुनाव प्रचार थम चुका है और चुनाव प्रचार को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से हमने पहले देखा कि कई पाबंदियां लगाई गई, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने कई सारे सवाल भी खड़े किए थे। तो क्या कोई मलाल अब भी बाकी है? नहीं, मलाल की बात नहीं है। एक चीज तो ये कि अमनदीप आपने बड़ा करीने से इनको रोक दिया था, क्योंकि हम भी खोल के बैठे हुए थे अपने मित्र को दिखाने के लिए जी। इनका ये झूठ है जो कि CMI के आंकड़े के मुताबिक उत्तर प्रदेश में मार्च 2017 में बेरोजगारी दर 2.4 थी, जो कि बढ़ करके 21 में नवंबर 21 में 4.8 हो गई है। तो ये हमारे मित्र हैं, ये लोग हमेशा जुमला परोसने में बहुत माहिर है और अपने आप को ऐसा व्यतीत बताते हैं। आप खुद बताइए, जो आदमी युवाओं को अगर बेरोजगार निकल रहा है सड़क पे तो लाठी से मरवा रहे हैं। 18 पेपर इनके समय में लीक हो जा रहे हैं और पिट रहा है बेचारा बेरोजगार। 69,000 शिक्षकों को बैठा करके ये लाठी मार रहे हैं लखनऊ के अंदर। तो इस तरीके से चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हो या हमारे एम्बुलेंस के जो चालक हैं उनको भी लाठियां इन्होंने मारी, जो कोरोना के वॉरियर्स थे। आखिर वो अगर ना ले जाते तो कैसे किसी का इलाज होता? तो ये लोग तो कसाई से नीचे तो इनको देखा ही नहीं जा सकता है कि जिस तरीके की इनकी हरकतें रही हैं उत्तर प्रदेश की जनता। लेकिन कपिल आज मैं अखिलेश जी को सुन रही थी, वो भी युवाओं को लेकर महिलाओं को लेकर तमाम वादे और दावे कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने उनकी सुनी, लेकिन अब यहाँ पर युवाओं को रोजगार देने की बात कही जा रही है, महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही जा रही है। इसके लिए आपकी पार्टी ने कोई मास्टर प्लान तैयार किया भी है कि किस तरह से इसको अंजाम दिया जाएगा? क्योंकि इलेक्शन के समय तो हम देखते हैं कि तमाम राजनीतिक पार्टियां इस तरह के वादे पूरे करती हैं, लेकिन वादे कैसे पूरे होंगे, इसके लिए क्या मास्टर प्लान है? वर्तमान समय में पूरे उत्तर प्रदेश में कर्मचारी और शिक्षक के अगर आंकड़े उठा करके देखें तो लगभग 10 लाख पद रिक्त हैं और हम लोग की ये पूरी कोशिश होगी कि इसको भरा जाए। ये जो पद रिक्त हैं मैं उसको रोजगार और पकौड़ी तलने से नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि हमारे शिक्षा में जहां समता और समानता का अधिकार है वहां इक्वलिटी जो है होती है वो योग्यता के आधार पर होती है। और इन पदों से नौकरी से आप रोजगार की तुलना नहीं करें। स्वरोजगार अलग होता है, रोजगार देना एक अलग बात होती है, नौकरी एक अलग बात होती है। संविदा पे नौकरी, मानदेय पे नौकरी अलग बात होती है, और एक जो ठेकेदारी प्रथा इन्होंने चलाई हुई है वो एक अलग होती है। तो ठेकेदारी प्रथा तो हम लोग विरोध करने वाले थे, हम लोग ठेकेदारी प्रथा पे नहीं है। लेकिन 34% का आरक्षण महिलाओं में बिना किसी वर्ग विभेद के, बिना किसी जाति विभेद के उनको दिया जाए। न जाति का बंधन होगा, न वर्ग का बंधन होगा, न आय की सीमा हो। महिला को एज ए महिला लिया जाएगा और उसको 34% का आरक्षण दिया जाएगा। अब हम ये आपको कह रहे हैं इसमें रोड मैप की आवश्यकता ही नहीं है। इस वजह से नहीं है कि जो हमारी अधियाचना जो सारे अनुभागों से आई हुई है, जो सरकार में है, इनके भी सरकार में है,
इनकी जो बेरोजगारी दर बढ़ी है वो केवल शिक्षक में 2,40,000 पद रिक्त हैं। अगर उनको इन्होंने भरा होता तो बहुत सी रोजगार इन्होंने दे लिए होते, लेकिन ये तो दे नहीं पाए। 18 तो इन्होंने लीक करा दिए पेपर, और जिनको दिया उसमें ओबीसी के आरक्षण को मात्र 4% करके न्यायालय में फंसवा दिया, और किसी में 2-4 प्रश्न जो इन्होंने जानबूझ के ऐसे डाल दिए कि उसमें भी बच्चों ने जो है वो न्यायालय की शरण ले ली कि हमारे साथ ये बेइंसाफी की गई है। तो ज्यादातर नौकरियां तो इन्होंने फंसा दिया और लाठी बरपाया। मामले तो समाजवादी हम तो पार्टी के लेकर के आ दौरान रहे भी सामने हैं आते रहे हैं। बेरोजगारी की दर की बात कही, ठीक है उस वक्त कम थी, लेकिन उसके बाद में कोरोना का भी हवाला देती है बीजेपी। महंगाई को लेकर, और अगर हम क्राइम की बात करें तो क्राइम को लेकर तो यूपी उस वक्त भी नंबर 1 था। आपको याद होगा कि रेप केसेस के मामले में नंबर 1 पर आया था यूपी। तो ये तो देखिए, ये शुरुआती दौर से उत्तर प्रदेश में चले आ रहे मुद्दे हैं। इस पर तो आपकी पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, कोई कंट्रोल नहीं कर पाई है। अमनदीप जी, एक बात हम कहना चाहते हैं, हम कभी भी ये नहीं कहे कि हम राम राज्य स्थापित कर देंगे, क्राइम फ्री यूपी दे देंगे, इसलिए कि ये कोई कह ही नहीं सकता है। क्राइम एक ऐसी प्रवृत्ति है, क्योंकि मैं एक अधिवक्ता भी हूं और मैं क्रिमिनल साइड ही देखता हूं। हम लोगों को मनोवृत्ति से लेकर के अपराध शास्त्र तक पढ़ाया जाता है और बाकी एक्ट तो पढ़ाए जाते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अपराध मुक्त तो कभी भगवान श्री रामचंद्र जी के समय में भी उनका राज्य नहीं रहा है। ऐसा नहीं रहा कि उस राज्य में नार होता हो। थोड़ी बहुत तो क्राइम और उनकी प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो वो करते हैं, लेकिन आप इस पर रिस्पांस क्या करते हैं? कोई सरकार इसको रोकने की क्या कार्य योजना क्या लेकर के आती है? थोड़ा बहुत क्राइम नहीं, यूपी नंबर 1 था। अब देखिए नंबर 1 से कैसे उस क्राइम को कम करना है, ये तो देखिए सरकार की जिम्मेदारी है। ये कह के आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। यूपी नंबर 1 था उस वक्त भी, और अभी भी क्राइम रेट लगातार बढ़ा हुआ है। इस बात को स्वीकार कीजिए। मैं कह रहा हूं, मैं अमनदीप वही कहना चाह रहा था, वही मैं कह रहा हूं। अमनदीप जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए हमने क्या किया, हमने रिस्पांस सिस्टम ले है। 100 नंबर डायल लेकर के आए, 15 मिनट के अंदर 15 से 20 मिनट में रिस्पांस मिलता था, और तमाम चोरी की और बाइक लुटेरों की और तमाम घटनाओं को हम लोगों ने रोका है, जिसको इन्होंने आगे बदल करके 112 कर दिया। पावर्ड करने के लिए हमने 1090 लेकर के अपने वुमेन पावर लाइन एक अलग लाए थे, जिसको इन्होंने बंद कर देने का काम किया। आपको याद होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को आधुनिकीकरण करने का काम भी समाजवादी पार्टी ने किया, और उनको जो पुराने जंग लगे हथियार थे उसकी जगह एशियंस राइफल्स से समाजवादी पार्टी के काल में ही सुसज्जित किया गया। और आप देखिए रिस्पांस सिस्टम के लिए जो हमने इनोवा इनको दी, वो इनोवा एक साधारण गाड़ी नहीं है, एसयूवी है, ये समाजवादी पार्टी ने दी। पुलिस के भत्ते भी हम लोगों ने बढ़ाए, उनके ड्रेस के भी भत्ते बनाए, खुराकी भी बढ़ाई। ये सारी चीजें हैं, और हमने बकायदा पुलिस में अच्छी खासी भर्ती की, और उसका ये रिजल्ट था कि अभी हम लोग सुधार के क्रम में थे, तब तक उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया। लेकिन इन्होंने तो सारे सिस्टम को ही बंद कर दिया, और ये जो भी लैला मजनू लेकर के आए और पता नहीं क्या क्या लेकर के आए, इन्होंने बहन भाइयों को, पिता पुत्री को बंद किया और उनको प्रताड़ित करने का काम किया। अंत में वो भी खत्म हो गया। तो ये कहां चला पाए? तो कपिल जी, और आज क्राइम की अगर आप बात कर रहे हैं तो बीजेपी तो आरोप लगाती रही है कि आप ही की लिस्ट जब जारी होती है प्रत्याशियों की, तो उसमें गुंडे बदमाशों का भी नाम होता है। ये तो लगातार आप पे आरोप लग ही रहे हैं। अमनदीप जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारे मित्र जो हैं, हमारे मित्र एडीआर की रिपोर्ट नहीं पढ़ते। अगर पढ़ रहे होते तो ये प्रश्न वो हमसे नहीं करते, इसलिए कि जो अभी सिटिंग विधायक हैं इनके, उसमें 114 हीनियस क्राइम है, जिनमें चोरी, डकैती, बलात्कार, अपहरण, सब तरीके के मामले। कपिल जी, ये बोलकर तो आप अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 2017 से पहले तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आप उन आरोपियों को जेल तक क्यों नहीं पहुंचा पाए कि बीजेपी ने टिकट दिया और वो बीजेपी के टिकट से चुनाव जीते और उसके बाद में वो विधायक भी बने? ये कहकर तो आप अपनी ही पार्टी का फेलियर गिना रहे हैं। आप ही की पार्टी की सरकार थी ना 2017 से पहले, क्यों नहीं एक्शन लिया गया? क्यों नहीं आरोपियों को जेल तक पहुंचाया गया? अमनदीप, आप सुन लें। नहीं अमनदीप, आप सुन तो ले। मैं तो एक बात आपको कह रहा हूं कि इन्होंने किसको जेल पहुंचा दिया। मुख्तार आज से जेल में है, और मुझे आप बता दीजिए कि इस समय अतीक अहमद कहां है? बीजेपी को छोड़िए ना, बीजेपी को छोड़िए आप,
मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि सिटिंग विधायक बीजेपी के सिटिंग विधायकों पर कई सारे आरोप हैं, आप उनको लेकर सवाल उठा रहे हैं ना, तो आप ये जवाब दीजिए कि 2017 से पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी क्यों नहीं उन पर एक्शन लिया गया कि बीजेपी टिकट देती है और फिर उस वक्त टिकट से चुनाव भी जीतते हैं। मैं तो एक बात सीधी कह रहा हूं कि जिनको इन्होंने टिकट दिया वो जमानत पर बाहर थे, उस पर सरकार क्या कर सकती है? क्या हम विधि से ऊपर हो जाएंगे? जबरदस्ती किसी गिरफ्तार कर देंगे? ये जब एडीआर की रिपोर्ट दाखिल होती है उस समय चुनाव के अंदर जब व्यक्ति जाता है टिकट अपना जमा करता है, उसके साथ जो एफिडेविट देता है और तमाम चीजें होती हैं, उसके बाद ये निकल करके आती है। ठीक है, तो आप कहना चाह रहे हैं कि राज्य सरकार के भी ये कंट्रोल में नहीं था? कहेंगे नहीं क्या? राज्य सरकार के भी कंट्रोल में नहीं था, यही कह रहे हैं ना आप? फिर आप कैसे बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ 302 के मुलजिम हैं, उनका विचारण चल रहा है, हम उनका टिकट रोक लेंगे? आप हमें बताइए। ठीक है, योगी आदित्यनाथ पे भी विचारण चल रहा है। तो कपिल जी फिर तो ये सवाल आप उठाइए ही मत ना, फिर ये सवाल आप उठाइए ही मत पे भी चल रहा है। और वर्तमान समय में फिर तो आप ये सवाल मत ही उठाइए कि बीजेपी ने कैसे टिकट दिया और बीजेपी ने क्यों कार्रवाई नहीं की, अब बीजेपी ने क्यों एक्शन लिया। आपकी भी तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उस टाइम पे फेलियर साबित हुई है। ठीक है, कांग्रेस से प्रवक्ता है, उनका रुख करूंगी मैं। अभिमन्यु जी, आप बताइए कि लगातार दोनों ही प्रवक्ताओं को आप सुन रहे हैं और इससे पहले मैंने कपिल जी से यह भी पूछा कि किसी तरह का मलाल है क्या? कांग्रेस को लगता है किसी तरह का कोई मलाल है? क्योंकि चुनाव प्रचार में इस बार काफी हद तक बदलाव हुआ है। सवाल कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से भी उठाए जा रहे थे, क्योंकि अगर सोशल मीडिया पर हम देखें बीजेपी तो काफी ज्यादा एक्टिव है, लेकिन कांग्रेस और बाकी जो तमाम अन्य पार्टियां हैं वो उतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि उसके बावजूद भी कांग्रेस अपनी बात जन जन तक पहुंचा पाई है? सोशल मीडिया पर भी कोई ट्रोल आर्मी नहीं बनाती। इन लोगों ने पेड सिस्टम बना रखा है ट्रोल आर्मी का, और इन्होंने नौजवानों से वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, और रोजगार तो दे नहीं पाए। इसमें इन्होंने एक ट्रोल आर्मी बना ली, 2 रुपए की एक ट्रोल आर्मी इन लोगों ने बना ली है। देखिए, हम इनके रोजगार के बारे में बात करना चाहते हैं कि जिस तरह से नोटबंदी, जीएसटी के बाद लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से कुप्रबंधन हुआ, उसमें छोटे और मध्य उद्योग उत्तर प्रदेश से लगभग 70,000 यूनिटें बंद हो गई हैं। राज्य निवेश के बारे में जहां तक बात की जाए, 21 राज्यों में से उत्तर प्रदेश का नंबर 20वां नंबर आता है। ये रोजगार घट रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह जो कुटीर उद्योग है, जैसे फिरोजाबाद का चूड़ी उद्योग है, वो 50% उसके कारखाने बंद हो गए, 12,000 करोड़ का नुकसान है। भदोही का कालीन उद्योग 1200 करोड़ का नुकसान है। बनारस का जो सिल्क उद्योग है 6,000 करोड़ का नुकसान है। आगरा कानपुर का चमड़ा उद्योग 50% बंद हो चुका है, 6,000 करोड़ का नुकसान है। सहारनपुर का लकड़ी फर्नीचर उद्योग 400 करोड़ का नुकसान है, यानी कुटीर उद्योग भी बंद हो गए। इसके अलावा इन्होंने भर्तियां चालू नहीं करी, जिस तरह शिक्षक भर्ती लगभग 2.5 लाख वैकेंसी है, डॉक्टर, नर्स, इस तरीके के मेडिकल स्टाफ लगभग 45,000 वैकेंसी है। इन्होंने वो वैकेंसी अभी नहीं करी। फौज की भर्ती नहीं हुई इस सरकार में, तो चारों ओर से नौकरियां घट रही हैं। और साथ में सरकारी जो कंपनियां हैं, सेल वेल, गेल वेल, उसको ये बेचने का, प्राइवेट करने का काम कर रहे हैं। ये उन मुद्दों पर चुनाव भी नहीं लड़ पा रहे हैं जो ये काम कर रहे हैं। इसी तरह से इनके पास कोई अपना प्लान नहीं है। ये जो प्लान है इनके पास, वो सिर्फ है भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, राष्ट्र विरोध, गद्दार, ये सिर्फ इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ पाए हैं। एडीआर की रिपोर्ट है, 58 जो सीटों पे जो कैंडिडेट है फर्स्ट फेज में, उसमें 70% जो अपराधी, 70% तो समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया अपराधियों को, और भारतीय जनता पार्टी ने 51% दागी और जो अपराधी तत्व है उनको टिकट दिए। यानी ये खुद अपराध मुक्त कैसे बनाएंगे प्रदेश को? ये खुद अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं। आप देख रहे हैं इस दौरान किस तरह से बयानबाजी सामने आ रही है रोज। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई गली का गुंडा बोल रहा हो। यहाँ बयान इस तरह से आते हैं कि आम जन के बीच में डर का माहौल और हो गया है। लोग इस जातिवाद और धर्मवाद के विरोध में। अभिमन्यु जी, आप विकास के मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं, बयानबाजी को लेकर बात कर रहे हैं, उसको लेकर भी हम लगातार डिबेट कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने मेहमानों से सवाल किया,
लेकिन देखिए, जब आप यूपी और तमाम अन्य राज्य में सवाल खड़े करते हैं कि सरकार क्या कर रही है, बेरोजगारी का दर क्यों बढ़ रहा है, तो देखिए कुछ सवाल आप पर भी उठने फिर लाजमी होते हैं। एक जो ताज़ा आंकड़ा आया है CMIE का, उसमें देखिए ये बताया गया है कि बेरोजगारी दर दूसरे नंबर पर राजस्थान है और पहले पर हरियाणा। हरियाणा में ठीक है बीजेपी की सरकार है, लेकिन राजस्थान में तो आप ही की पार्टी की सरकार है ना, 2018 से सरकार है। याद होगा आपको, विधानसभा इलेक्शन 2018 में हुए थे, उसके बाद अब 2022, और अभी ये ताज़ा आंकड़ा मैं आपको बता रही हूँ कि दूसरे नंबर पर है, 26.7% वहाँ पर बेरोजगारी है। तो जहाँ पर आपकी पार्टी की सरकार पिछले 4 सालों से है, वहाँ पर बेरोजगारी दर क्यों नहीं घटी है? आपने बिल्कुल सही आंकड़ा पेश किया। हम उस चीज में अपनी गलती भी मानते हैं, सुधार की गुंजाइश भी रखेंगे, और साथ में कोरोना जैसे इस दौरान हमने संक्रमण काल भी फेस किया है। हम भाजपा की तरह लीपापोती का काम नहीं करेंगे, हम बहुत अच्छा प्रयास करेंगे तो अभिमन्यु जी, कोरोना का संक्रमण जो काल है वो सिर्फ राजस्थान नहीं ना, वो तो फिर पूरी दुनिया ने ही उसका सामना किया है। वही तो फिर बीजेपी कह रही है कि कोरोना के चलते ही ये जो हालात है वो निर्मित हुए हैं, धीरे धीरे करके कंट्रोल होंगे। हम एक बात कहना चाह रहे हैं ना, सरकार की तरफ से जो GST का जो पैसा है वो नहीं दिया जा रहा। जहाँ कांग्रेस की सरकार है या गैर भाजपा सरकारें हैं, वो केंद्र सरकार के पास ही उसका सारा फंड है। सारी योजनाओं का पैसा केंद्र सरकार के पास रहता है। जब ये राज्य सरकार को थोड़ा बहुत भी सहयोग नहीं करेंगी, तो राज्य सरकार अपना जो उसका बजट होगा, फंड होगा, वो उसमें से खर्चा ऐसी जगह करना पड़ेगा कि वो असली जो लोगों को लाभ मिला होगा उसमें कटौती हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब घुमा फिरा कर ठीकरा आपने केंद्र सरकार पर फोड़ ही दिया। तो बीजेपी का पक्ष भी ले लेते हैं। राघवेंद्र जी, सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा आप पे कि राज्य सरकार, यानी कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है जिन राज्यों में, वहां पर केंद्र सरकार मदद नहीं करती है, वहां पर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, बेरोजगारी दर तो अभी आपने राजस्थान की बताई दी है। हाँ, ये बहानेबाजी ये लोग करते हैं, इन्हीं गतिविधियों के कारण उत्तर प्रदेश में ये पिछले 33 वर्षों से नहीं है। बेहतर हो अपना संगठन दुरुस्त करें, अपने कार्य प्रणाली में सुधार करें। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव में सीधे सीधे कहना चाहूंगा, सुशासन और विकास के एजेंडे पर लड़ने जा रही है, और हम लोगों ने इतनी लंबी लकीर खींची हुई है कि उसका आधा समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की 9 वर्षों की सरकार उसके आधे तक नहीं आ पाई है। मैं उसके आंकड़े में बता सकता हूँ। जैसे मैं सरकारी अस्पताल की ही बात कर रहा हूँ, सरकारी मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में मात्र 17 थे, जिसमें 4 अंग्रेजों के समय के थे, 13 2017 तक। भारतीय जनता पार्टी ने उनको 35 करने का काम किया, और अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जोड़ ले तो 59 मेडिकल कॉलेज कुल मिला के हुए हैं। हम लोगों ने 4 एक्सप्रेस वे बनाए हैं, 10 महानगरों में मेट्रो चलाने का काम किया, जिसमें 5। तो राघवेंद्र जी, कोरोना काल में क्यों इलाज नहीं मिल पाया? हम लोगों ने हॉस्पिटल तो आपने खोल दिए, इलाज आप लोग दे नहीं पाए, कई सारे लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। अस्पताल के बाहर हमने तस्वीरें देखी है जब लोगों ने दम तोड़ा है इलाज न मिलने के कारण। तो अस्पताल शुरू किए थे, इलाज भी शुरू कर दिया होता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से काम करने वाली पार्टी है और अपनी 100% ऊर्जा काम करने में लगा रही है। हम लोगों ने जितना काम किया उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा हुआ है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हर तीसरे दिन दंगे हुआ करते थे। 2000 करोड़ की संपत्ति हमने इन्हीं के गुंडों से छुड़वाई है, जो इनके मुख्यमंत्री के साथ बड़े बड़े अपराधी हेलीकॉप्टर में घुमा करते थे, आज तो जेलों के शीशों के पीछे है। 2000 वांछित अपराधियों का इंटरकाउंटर हो चुका है। इसी प्रकार से लगभग उत्तर प्रदेश 20,000 अपराधी जो है गले में तख्ती बांध करके थानों में आत्मसमर्पण किया है। मैं ये बहुत ही गर्व के साथ कह सकता हूँ, उत्तर प्रदेश में आज कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त है। मैं सर्वे के आंकड़े भी आपको बताना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब उत्तर प्रदेश में 2012 में 5,666 लोगों की हत्याएं हुई थी। इसी प्रकार से 2013 में 6,000 लोग मारे गए थे। 2014 में 7,500 लोगों की हत्याएं हुई थी। 2015 में 4,732 लोगों की हत्या हुई थी। 2016 में 4,889 लोगों की हत्या हुई थी। ये आंकड़ा कुल मिला करके 30,000 राघवेंद्र जी 2017 के बाद का भी आंकड़ा पढ़ लिया होता आपने तो वो अच्छा होता, मुझे लगता है। 2017 के बाद का भी आंकड़ा देखिए ना, एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कहती है, इससे पहले भी हम अपने चैनल पर बता चुके हैं, मैं दोबारा से उसका जिक्र नहीं करूंगी। संजीव जी, फाइनल कमेंट आपका।
देखिए, ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय उस जगह पर खड़ी है जहां पे चारों तरफ से सवाल ही सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए है। हाँ, ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी भी सवाल कर रही है, लेकिन विपक्ष से 5 साल पहले के कार्यों के बारे में सवाल कर रही है। 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है, तमाम तरह की जो वादे किए हैं उन वादों पे विपक्ष लगातार उसको घेरने का प्रयास कर रही है और कई ऐसे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफ विपक्ष के तेवर से भी परेशान है और साथ साथ भीतरघात से भी परेशान है, क्योंकि उनको हम लोगों ने देखा है कि इलेक्शन से पहले किस तरह से उन्हीं के विधायक उनके आदरणीय योगी जी के अगेंस्ट में बैठ गए थे। तो ये तमाम चीजें हैं और ऊपर से कोल में खाज ये कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश उनके हाथों से खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। कहने के लिए राजनीतिक पार्टियां सारी कहेंगी कि नहीं, हमारा गढ़ मजबूत हुआ है, लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां से ये इलेक्शन की शुरुआत हो रही है, इन सब जगहों पे भारतीय जनता पार्टी काफी कमजोर अपने आप को महसूस कर रही है। नहीं तो देश के प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को जाकर के पुराने घावों को कुरेदने का मौका नहीं मिलता या उनको जरूरत नहीं पड़ती। संजय जी, ये बात तो तय है कि बीजेपी से जनता नाराज है, लेकिन किसको इसका फायदा मिलेगा ये देखना काफी ज्यादा अहम और दिलचस्प हो जाता है। कपिल जी, फाइनल कमेंट आपका, फिर उसके बाद में मैं अभिमन्यु जी का रुख करूंगी। वो सपने नहीं बेच सकते कि हम 15 साल उत्तर प्रदेश की सत्ता से दूर हैं। जनता ने पूरी ताकत के साथ इनको 350 सीटें दी थी और विकास कार्य करने के लिए इनको नियुक्त किया था। इन्होंने विनाश लीला खेला है। उसके संदर्भ में अब ये जो चुनाव है उसकी ये बचत नहीं ले सकते हैं। इन पे तमाम प्रश्न खड़े हैं। इन्होंने बेरोजगारी बढ़ाई है, इन्होंने लोगों को बहुत सताया है, बेरोजगारों को मारने का काम किया है, किसानों की हत्या करवाई है। ये सारी चीजें इनके सामने हैं। तो जब ये सारी चीजें सामने हैं तो जनता विकल्प के रूप में सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को देख रही है और हमारे गठबंधन को देख रही है। और निश्चित रूप से हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग भारी संख्या में बहुमत से सरकार बनाने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, अभिमन्यु जी, एक फाइनल कमेंट आपका। देखिए, आज एक बात तय हो चुकी है कि मोदी लहर खत्म हो चुकी है उत्तर प्रदेश से। ठीक, साथ में योगी लहर बन नहीं पाई है। जिस तरह से आमजन को एक लग रहा था कि थोड़ा सा सपा और रालोद गठबंधन में थोड़ा सा मामला बहुत बन सकता है इनका, तो जिस तरह से टिकट वितरण और साथ में इन लोगों ने बसपा के और भाजपा के नेताओं को भर लिया और रालोद के सिंबल पर सपा ने अपने प्रत्याशी सीधे डायरेक्ट बिना लिस्ट जारी करे घोषित करे, तो उससे इनके अंदरूनी बहुत गुटबाजी बढ़ गई है। चुनाव बहुत फंसा हुआ है और जनता जाति धर्म से अलग हटकर वोट करने जा रही है। रोजगार पर, शिक्षा पर, चिकित्सा पर, किसानी पर, महिला सुरक्षा पर करने जा रही है। ठीक है, तो आप कहना चाह रहे हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव विकास के मुद्दे पर होंगे। आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ये चुनाव क्या मोड़ लेता है और जनता का जो परिणाम है वो क्या कुछ सामने आता है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.